हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने वाले हैं साइकिट-लर्न का, जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइंस। एंड मोस्ट लाइकली आपने कभी ना कभी इस फीचर के बारे में सुना होगा और शायद आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा कि ये फीचर कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। सो आज के वीडियो में द एंटायर गोल, द एंटायर एजेंडा इज़ कि मैं आपको पाइपलाइंस अच्छे से यूज़ करना सिखाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि पाइपलाइंस कब और क्यों यूज़ करनी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाइपलाइंस क्या होते हैं? सो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। पाइपलाइंस scikit-learn में is basically a mechanism. It's not some algorithm. It is a mechanism which chains together multiple steps so that the output of each step is used as input to the next step. मतलब आपके पास पाइपलाइन अगर आप क्रिएट करते हो तो what you can do is you can chain multiple steps like this, like this. मतलब यहाँ पे आपने इनपुट डाला और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट? एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस पाइपलाइन थिंग इज कि इस वाले स्टेप का आउटपुट अगले वाले स्टेप के लिए इनपुट का काम करता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इंटरनली हैंडल हो जाता है। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है और आपके पास एक डेटा है। अब उस डेटा में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं, उस डेटा में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करोगे, फिर आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एनकोड करोगे, उसके बाद अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, राइट? अब ये तीन अलग अलग स्टेप्स हैं, बट अगर आप चाहो तो पाइपलाइन को यूज करके इन तीनों स्टेप्स को चेन कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरनली आपको बस अपना इनपुट देना है और ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है? अब यू मे आस्क कि मैं इंडिविजुअली करूं या साथ में करूं, फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये है, सेकेंड लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा कि पाइपलाइंस मेक इट इजी, pipelines makes it easy to apply the same pre-processing to train and test. So जब आप अपने मॉडल को सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, एक वेबसाइट या एप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे, तो वहां पे जब आपके पास इनपुट आता है तो आपको उसके ऊपर भी सेम सेट ऑफ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। वहां भी अगर मिसिंग वैल्यूज है तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा, वहां भी अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो उसको एनकोड करना पड़ेगा, और वहां भी जब डेटा आपके पास आएगा तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने पाइपलाइन यूज नहीं कर रखा तो ये सेम स्टेप्स आपको एज इट इज रिपीट करने पड़ते हैं, विच इज क्वाइट हेक्टिक, ठीक है? तो आई होप आपको इस डिस्कशन से थोड़ा समझ में आया होगा कि पाइपलाइंस को कब यूज करना है। अगर नहीं आया तो मेरा प्लान क्या है इस वीडियो में कि मैं आपको दो पार्ट्स में ये वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो को आप दो पार्ट्स में समझ सकते हो। फर्स्ट पार्ट में हम विदाउट पाइपलाइन एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, विदाउट पाइपलाइन, और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और सेम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको विथ पाइपलाइन करके वो चीज दिखाऊंगा और आप देखोगे कि पाइपलाइन यूज करने से 10 टाइम्स ईजी हो जाता है हमारा कोड, ठीक है? तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और थोड़ा सा कोड हैवी है, मतलब कोडिंग ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स कम है, बट ऑन द होल वीडियो इजी रहेगा, सो प्लीज स्टिक करना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। इट्स द वेरी फेमस टाइटैनिक डेटा सेट। हम उसके ऊपर ही काम करेंगे क्योंकि वो डेटा सेट आपने देख रखा है और थोड़ा इजी सा है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं है, क्रेजी कॉलम्स नहीं है, क्रेजी डेटा नहीं है, तो समझने में ईजी रहेगा। बाद में जब आप ये कर लो तो आप कोई भी डेटा के ऊपर पाइपलाइंस इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले दिस इज द नोटबुक दैट आई हैव क्रिएटेड। एक्चुअली आज मैं आपको 4 अलग नोटबुक्स पे काम कराऊंगा। दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ देम। इसका नाम है टाइटैनिक विदाउट यूजिंग पाइपलाइन। नाम से समझ में आ रहा है क्या करने वाले हम लोग। सो ये मेरे कुछ इंपोर्ट्स मैंने ले लिए। इफ यू कैन सी, नमपाई चाहिए, पैंडास चाहिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ले लिया, सिंपल इंप्यूटर ले लिया बिकॉज मिसिंग डेटा है, वन हॉट एनकोडर ले लिया बिकॉज कैटेगोरिकल डेटा है, मिन मैक्स स्केलर ले लिया स्केलिंग करने के लिए, और डिसीजन ट्री क्लासिफायर ले लिया प्रिडिक्शन करने के लिए, ठीक है? तो मैं इस सेल को एक बार रन कर रहा हूँ और ये रहा मेरा डेटा सेट को इंपोर्ट करने का कोड, और ये रहा मेरा डेटा सेट। सो अगर आप देखो तो यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी डेटा है, हमने इसको बहुत देख रखा है। तो मैं बहुत जल्दी से इसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करूंगा। मेरा एंड गोल ये नहीं है कि मुझे बेस्ट मॉडल बनाना है,
मेरा एंड गोल ये है कि मैं आपको पाइपलाइंस यूज करना सिखाना चाहता हूँ। तो अभी इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा मॉडल के परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। सो इस पॉइंट पे मुझे जो 4 कॉलम्स काम के नहीं लगे, पैसेंजर आईडी, नेम, टिकट और केबिन, इन 4 को मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड। और ये करने के बाद अब जो मेरा डेटा फ्रेम बचा वो ये है गाइस, df.head, दिस इज द डेटा फ्रेम दैट आई एम लेफ्ट विथ। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास एक बार मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूँ। ये टाइटैनिक में पैसेंजर्स का डेटा है, टाइटैनिक में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे उनका डेटा है। और यहाँ पे ये लेबल है टारगेट कॉलम, और 0 का मतलब है कि ये पैसेंजर मर गया उस एक्सीडेंट में, और 1 का मतलब है ये पैसेंजर बच गया। आपका काम क्या है कि आपको एक मॉडल बनाना है जो ये सारे इनपुट्स लेने के बाद एक पैसेंजर के बारे में ये बताएगा कि वो पैसेंजर बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब अगर एक नए पैसेंजर का पैसेंजर क्लास बताओ, सेक्स बताओ, एज बताओ, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, चाइल्ड, फेयर और एम्बार्क बताओ, तो आपका मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि वो बचेगा कि नहीं। दैट इज द एंड गोल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। तो यू कैन सी एक्स में मैंने सर्वाइव्ड छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स दे दिए, और वाई में सिर्फ सर्वाइव्ड दे दिया, और ये मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला स्टेप हो गया। ठीक है, सो अगर मैं आपको एक्स ट्रेन दिखाऊं, ये रहा मेरा एक्स ट्रेन, और अगर मैं आपको वाई ट्रेन दिखाना चाहूं तो वाई ट्रेन ये रहा। सो या दिस इज द वाई ट्रेन, एंड यू कैन सी जितने भी हैं उन सबका दे डाइड। ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो सैंपल हमने उठाया। नाउ अब सबसे पहले प्लान क्या है कि अगर आपको पता होगा इस डेटा सेट के बारे में, तो यू शुड नो दिस कि आपके डेटा फ्रेम में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊं इज नल डॉट सम करके, तो यू वुड फाइंड कि आपके एज कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, आपके एम्बार्क्ड कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, और मिसिंग वैल्यूज को फिल किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। सो व्हाट आई विल डू इज, मैंने यहाँ पर एक सिंपल इंप्यूटर क्लास बनाया, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया SI_age बोल के, और एम्बार्क्ड के लिए मैंने SI_embarked, दोनों कॉलम के लिए मैंने 2 अलग सिंपल इंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स बनाए। 2 अलग क्यों बनाने पड़े मुझे? क्योंकि एज के अंदर की जो मिसिंग वैल्यूज है उसको मैं फिल कर रहा हूँ यूजिंग मीन, जैसे डिफॉल्ट बिहेवियर होता है मीन, और एम्बार्क्ड में मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वाले से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वाले से रिप्लेस कर रहा हूँ। 3 सिटीज हैं, साउथहैम्पटन, शेबॉग और क्वींसटाउन। तो साउथहैम्पटन सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये सिंपल इंप्यूटर ऑटोमेटिकली दोनों मिसिंग वैल्यूज को एस से रिप्लेस कर देगा। एस मतलब साउथहैम्पटन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, SI.age फिट ट्रांसफॉर्म, और मैंने अपना एक्स ट्रेन का एज वाला कॉलम पास कर दिया। तो ये मुझे पलट के एक नंपाई एरे देगा, उसको मैंने एक्स ट्रेन एज में स्टोर कर लिया, और सेम चीज मैंने एम्बार्क्ड के ऊपर लगा दी। ठीक है, और सिंस मैंने ट्रेन के ऊपर लगाया है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टेस्ट के ऊपर भी लगा दिया। सो अगर मैं इस कोड को रन करूं और आपको जल्दी से दिखाऊं कि मेरा एक्स ट्रेन एज कैसा दिख रहा है, तो ये रहा एक्स ट्रेन एज। यहाँ पे देखो, जहां भी मिसिंग वैल्यूज थी सभी जगह मीन वैल्यू आ गया है, और ये रहा मेरा एक्स ट्रेन एम्बार्क्ड। यहाँ पे सभी जगह पे साउथहैम्पटन, शेबॉग और क्वींसटाउन है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्या करना है कि मेरे पास कुछ कॉलम्स जो हैं वो कैटेगोरिकल है, सेक्स और एम्बार्क्ड, ये दोनों कॉलम्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ वन हॉट इनकोडिंग। सो यू कैन सी मैंने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर OHE_sex और OHE_embarked बोल के 2 अलग OHE मतलब वन हॉट इनकोडर ऑब्जेक्ट्स बनाए। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि एक सिंगल से क्यों नहीं किया मैंने। उसका रीजन ये है कि आप समझना, ये कोड देख करके आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्स ट्रेन के दोनों कॉलम्स नहीं दे सकता साथ में, क्योंकि एम्बार्क्ड में मिसिंग वैल्यूज है। फिर आप बोलोगे कि एम्बार्क्ड की मिसिंग वैल्यूज तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, तो हमने सॉल्व जो की वो एक नए एरे में सॉल्व हुआ ना, एक्स ट्रेन एम्बार्क्ड बोल के। ओरिजिनल वाले में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ओरिजिनल वाले में अभी भी मिसिंग वैल्यूज है, इसलिए हम दोनों को साथ में नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये मेन एजेंडा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा कोड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बस यूं समझ लो कि अभी हम दोनों को साथ में वन हॉट इनकोड नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़े।
और स्पार्स फॉल्स है, हैंडल अननोन इग्नोर है। हैंडल अननोन इग्नोर मारने का मतलब हुआ कि फ्यूचर में टेस्ट में अगर मुझे कोई कंप्लीटली नई कैटेगरी मिल जाए तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करने का मतलब है उसमें सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, ठीक है। अब सेम चीज मैंने किया, OHE सेक्स फिट ट्रांसफॉर्म ट्रेन के ऊपर, OHE एम्बार्क्ड फिट ट्रांसफॉर्म एम्बार्क्ड वाले कॉलम के ऊपर, और फिर से मुझे दो नए कॉलम्स मिल गए, ठीक है। और ये सेम काम मैंने टेस्ट पे भी चला दिया। सो अगर मैं इस कोड को रन करूं और मैं आपको जल्दी से दिखाऊं कि आपका एक्स ट्रेन सेक्स कॉलम कैसा दिख रहा है, ये देखो दो कॉलम्स आ रहे हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैंने मल्टी कोलिनियरिटी हटाने के लिए कॉलम को ड्रॉप क्यों नहीं किया। उसका रीजन ये है कि मैं डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, लीनियर मॉडल नहीं है, तो मल्टी कोलिनियरिटी से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको जल्दी से दिखाऊं, एम्बार्क्ड में तीन कॉलम्स बन गए, वन फॉर शेबॉग, वन फॉर क्वींसटाउन, वन फॉर साउथहैम्पटन, ठीक है। सो अब मेरे पास चार अलग अलग एरेज हैं, मेरे पास एक्चुअली तीन अलग अलग एरेज हैं। एक एरे है एज के लिए, एक एरे है एम्बार्क्ड के लिए, और एक एरे है सेक्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास सेक्स के लिए अलग एरे बन गया, एज के लिए अलग एरे बन गया, एम्बार्क्ड के लिए अलग एरे बन गया, बाकी चीजें एज इट इज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा, क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल डू इज, मैंने एक नया नंपाई एरे बनाया एक्स ट्रेन रिमेनिंग बोल के, जहां पे मैंने एक्स ट्रेन से ड्रॉप कर दिए ये तीनों कॉलम्स जिनके एरेज मेरे पास ऑलरेडी हैं, और यही सेम काम मैंने टेस्ट के ऊपर किया, सेम टू सेम। और अब मैंने एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म बनाया उन चारों को कॉन्कैटिनेट करके। मैंने एक्स ट्रेन रिमेनिंग को लिया, ये चार कॉलम्स, मैंने एज को लिया, मैंने सेक्स को लिया और एम्बार्क्ड को लिया, और कॉन्कैटिनेट कर दिया, और कॉन्कैटिनेट मैंने टेस्ट को भी कर दिया। सो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा मेरा एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड, ये रहा, ये बड़ा सा एरे, ठीक है। अगर मैं इसका शेप आपको दिखाऊं, 712 रोज 10 कॉलम। अगर मैं आपको टेस्ट के ऊपर करके दिखाऊं तो भी जो कॉलम्स होंगे वो सेम ही होंगे, 10 रोज वैरी करेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट पे मेरे पास एक्स इनपुट रेडी है और वाई इनपुट भी रेडी है। सो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने डिसीजन ट्री क्लास का डिसीजन ट्री क्लासीफायर का एक ऑब्जेक्ट बनाया CLF बोल के, और CLF डॉट फिट किया एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड को और मेरे वाई ट्रेन को, ठीक है। और ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। और मॉडल के ट्रेन होने के बाद आप क्या करते हो, आप प्रिडिक्शन करते हो, और प्रिडिक्शन करने के लिए आपने भेज दिया एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड को, और जो भी आंसर आया उसको आपने वाईप्रेड में स्टोर कर दिया। सो फॉर एवरी पैसेंजर इन द टेस्ट सेट मेरे एल्गोरिदम ने एक प्रिडिक्शन दिया, 0 या 1, मरा या बच गया, ठीक है। और अब लास्ट चीज मैंने क्या किया, एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट किया, जो कि आ रहा है 79%, ठीक है। अब ये तो हो गई ट्रेनिंग की बात, यहाँ पे मैंने कोई कॉलम ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया, इसलिए मुझे हर के ऊपर अलग से प्रोसेसिंग करके एंड में उसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ा, राइट। मैंने आपको बताया था अगर आप कॉलम ट्रांसफार्मर करते तो ये पूरी चीज थोड़ी ईजी हो जाती, राइट। अब हमें क्या करना होगा कि लेट्स से मुझे इस मॉडल को अब एक वेबसाइट में डिप्लॉय करना है, जहाँ पे एक फॉर्म होगा जहाँ पे हम किसी नए पैसेंजर का डेटा डाल सकते हैं, उसका पी क्लास, उसका जेंडर, उसका एज, उसका सिबलिंग स्पाउस, उसका पेरेंट चाइल्ड, उसका फेयर, उसका एम्बार्क्ड। ये वेबसाइट में कोई डालेगा तो हमारा मॉडल वो इनपुट ले करके प्रिडिक्ट करेगा कि वो पैसेंजर बचेगा या नहीं बचेगा। तो अभी ये चीज शायद आपको ना पता हो कि आप मॉडल को कैसे दूसरी जगह लेके जाते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए कैसे लेके जाते हो, या उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, पिकल बोल के, और आपको ये कोड लिखना पड़ता है, पिकल डॉट डम्प। और मैं अपने CLF मतलब क्लासीफायर ऑब्जेक्ट को, मतलब क्लासीफायर क्या है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इस लोकेशन पे, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे OHE सेक्स और OHE एम्बार्क्ड इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नया डेटा मेरे पास आएगा तो वहां पे बंदे ने मेल टाइप कर रखा होगा, तो मुझे उस मेल को वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर उसने साउथहैम्पटन टाइप किया होगा तो मुझे उसको भी वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मॉडल सिर्फ नंबर्स पे रिलाई कर रहा है और वो नंबर्स वन हॉट इनकोडेड होने चाहिए। तो मुझे OHE सेक्स और OHE एम्बार्क्ड को भी भेजना पड़ेगा, जहां पे मैं CLF को भेजूंगा। अब आप पूछ सकते हो कि फिर सिंपल इंप्यूटर वाले ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं आप भेज रहे हो। सिंपल इंप्यूटर वाले ऑब्जेक्ट को भेजना चाहिए था, मैंने जानबूझ के नहीं भेजा, क्योंकि सिंपल इंप्यूटर का काम क्या है कि अगर वैल्यूज मिसिंग होगी तो मैं फिल करूंगा,
बट यहाँ पे सिंस मैं ही वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं वैल्यूज मिस नहीं करने वाला, इसलिए मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया, अदरवाइज बहुत लेंथी कोड हो जाता। सो हम OHE सेक्स को भेज रहे हैं, OHE एम्बार्क को भेज रहे हैं, और इन तीनों मॉडल्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इस कोड को हम रन करेंगे, आई विल शो यू, यहाँ पे मेरा मॉडल्स फोल्डर है, उसके अंदर ये देखो, ये वो 3 फाइल्स, ठीक है। अब मैं क्लिक करके आपको दिखा सकता हूँ, बट ये बाइनरी फाइल्स हैं, इनको आप देख नहीं पाओगे, बस इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। और यूज करने का लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये नई फाइल है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये मेरा वेब पेज है, और यहाँ पे यूजर एक नए पैसेंजर का डिटेल डालने वाला है। सो यहाँ पे इंपोर्ट पिकल करना है सबसे पहले, क्योंकि आप यहाँ पे उसको एनकोड कर रहे थे .pkl में, यहाँ पे आप उसको डिकोड कर रहे हो वापस नॉर्मल डिसीजन ट्री ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये सब चीज आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अभी बस यूं समझ लो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी परेशानी हो रही है। ऑलरेडी आई गेस आपके दिमाग में लग रहा होगा यार क्या कर रहा है बंदा, कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि हो रही है, सच में हो रही है। सो बस एक बार ओवरव्यू लो कि हाँ इतने सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, और फिर मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा कि आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा अगर आप पाइपलाइंस यूज करोगे। सो जस्ट स्टे विथ मी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पिकल डंप किया था, यहाँ पे मैं पिकल लोड कर रहा हूँ सेम लोकेशन से, और वापस उसी नाम में चीजों को स्टोर कर रहा हूँ जिस नाम में मैंने यहाँ से भेजा था। अब जिस तरीके से ये यहाँ बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से इस फाइल में बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंप्लीटली नया इनपुट खुद से बनाया, और वो नया इनपुट मैंने यहाँ से देख करके ही बनाया। मतलब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो मैंने बस ये इनपुट्स देखे और इसको एज इट इज यहाँ पे डाल दिया। सो मेरा पैसेंजर सेकेंड P क्लास में है, मेल है, 31 उसका एज है, सिबलिंग स्पाउस 0 है, पेरेंट चाइल्ड 0 है, फेयर $10.5 है, और साउथहैम्पटन से चढ़ा था, ठीक है। सो ये मेरा टेस्ट इनपुट है, और इसको मैंने रीशेप कर दिया 1 to 1,7 में, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वही सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगाने पड़ेंगे जो मुझे वहां पे लगाने पड़े थे, इंप्यूटर, उसके बाद वन हॉट एनकोडर, और फिर सब कुछ को जोड़ना, और फिर प्रिडिक्शन करना, राइट। तो यहाँ पे इंप्यूटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा मिसिंग नहीं है, मेरे पास सातों कॉलम की सारी वैल्यूज हैं, राइट। तो अब मैं बस क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेक्स वाले कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने लगाया, मेरे पास एक इनपुट आ गया, टेस्ट सेक्स, टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर सेक्स। सो एक काम कर रहा हूं मैं, ये सारे सेल्स को मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, और ये रहा फर्स्ट। सो अगर मैं इसको रन करूं तो टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर सेक्स, और 0,1 आया, क्योंकि ये मेल है, ठीक है। फीमेल होता तो 1,0 आता, ठीक है। और सिमिलरली मैंने टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर एम्बार्क्ड किया, और इसको अगर आप रन करोगे तो आपको दिखाई देंगी 3 वैल्यूज, ये रही वो 3 वैल्यूज, साउथहैम्पटन के लिए 001 इज द कोड, ठीक है। और उसके बाद बस मैंने सब कुछ सेम किया, मैंने रिमेनिंग वाला डेटा निकाल लिया, मैंने एज वाला डेटा अलग निकाल लिया, मैंने सेक्स वाला डेटा अलग निकाल लिया, और मैंने एम्बार्क्ड वाला डेटा अलग निकाल लिया, और उन सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये एग्जैक्ट सेम स्टेप यहाँ पे किया था मैंने, अगर आप नोटिस करते तो ये एग्जैक्ट स्टेप यहाँ पे था। सबसे पहले रिमेनिंग वाले कॉलम्स, फिर एज वाला कॉलम, फिर सेक्स वाला कॉलम, और फिर एम्बार्क वाला कॉलम, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में यहाँ पे किया। ऑर्डर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने रन किया, और अब देखना इसका शेप निकाला, तो एक रो मतलब एक पैसेंजर का डेटा 10 कॉलम्स में डिवाइडेड है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे था 179 पैसेंजर्स का डेटा 10 कॉलम में, तो हमने उसी फॉर्म में वापस एनकोड कर लिया। और अब बस मुझे क्या करना है, मेरे क्लासिफायर ऑब्जेक्ट में प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करके इस इनपुट को पास करना है, और ये रहा मेरा आउटपुट कि ये पैसेंजर बच जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचो इस बारे में कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, स्पेशली इस पेज में। ये आपका प्रोडक्शन कोड है, जब आप किसी वेबसाइट में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, और इस कोड में आपको सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स दोबारा से करने पड़े, और कितना ख्याल रखना पड़ा कि कौन सी चीज किस ऑर्डर में थी। और इमेजिन करो गलती होने का कितना चांस है, डेटा में थोड़ा सा चेंज हो जाए, या प्री प्रोसेसिंग स्टेप अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दो, तो आपको प्रोडक्शन का पूरा कोड चेंज करना पड़ रहा है। दैट इज सो बैड, राइट। तो दैट इज वाई वी यूज पाइपलाइन,
ठीक है, तो मैंने अभी आपको बहुत लंबा रास्ता दिखा करके समझाने का ट्राई किया कि बॉस देखो दिस इज द प्रॉब्लम। आई रियली होप आप पके नहीं, इनफैक्ट आप थोड़ा समझे कि हाँ कुछ ऐसा होता है। इवन इफ इस पॉइंट पे आपको मॉडल डिप्लॉय करना नहीं आता, आपको इसमें से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, जिस्ट को समझो, कोर आइडिया को समझो। कोर आइडिया ये है कि अगर आप पाइपलाइन यूज नहीं करते हो तो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स आप ट्रेनिंग करने के टाइम यूज कर रहे हो, वो सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको दोबारा से लिखने पड़ते हैं अपने प्रोडक्शन कोड में। और वो बहुत खराब बात है, क्योंकि अगर आपने थोड़े भी चेंजेस किए ट्रेनिंग वाले में तो आपको प्रोडक्शन वाले कोड में भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा। दैट इज नॉट एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग कोड। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई पीपल यूज पाइपलाइन। सो अगेन वो आम जिंदगी मेंटोर जिंदगी वाली बात आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने पाइपलाइन यूज किया होता तो ये पूरी चीज कैसे सिंप्लीफाई होती। लेट्स सी दैट। सो गाइस चलो अब सेम प्रोजेक्ट को दोबारा से कर रहे हैं यूजिंग पाइपलाइंस। ठीक है, तो इस बार मैंने फिर से सेम इंपोर्ट्स लिए हैं, और जो दो अलग चीजें इस बार लिए मैंने वो है कॉलम ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप कॉलम ट्रांसफार्मर यूज करोगे, और sklearn.pipeline से मैंने पाइपलाइन क्लास को इंपोर्ट किया। मैंने एक्चुअली मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन फंक्शन को भी यूज किया है। उसका काम क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे फीचर सिलेक्शन का भी कुछ कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल मैं पहले एक बार सब कुछ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब डेटा को इंपोर्ट करते हैं, और ये रहा हमारा डेटा। देख चुके हैं, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले मैं एक बार आपको प्लान बताता हूँ कि व्हाट इज द प्लान। ठीक है, सो द प्लान इज दिस कि अ, हमारे पास दो कॉलम्स में डेटा मिसिंग है, एज एंड एम्बार्क्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा मेरी पाइपलाइन का वो होगा मिसिंग इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को हम इंप्यूट करेंगे एक कॉलम ट्रांसफार्मर को यूज करके। ठीक है, उसका जो इनपुट होगा वो हम एक सेकेंड कॉलम ट्रांसफार्मर में भेजेंगे, जिसका काम होगा वन हॉट एनकोड करना दो कॉलम्स को। कौन से दो कॉलम्स को? सेक्स एंड एम्बार्क्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वन हॉट एनकोडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे जो आउटपुट आएगा उससे मैं सबसे पहले स्केलिंग करूंगा। स्केलिंग स्केलिंग क्यों करते हैं? ताकि सारे के सारे कॉलम्स सिमिलर न्यूमेरिकल रेंज में आ जाए। और उसके बाद अगेन ये भी एक कॉलम ट्रांसफार्मर होगा। और इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहा हूँ जो आप जनरली करते हो, इसको बोला जाता है फीचर सिलेक्शन। सो आपने देखा था वहां पे 10 अलग कॉलम्स बन गए थे इनपुट के टाइम। हम एक्चुअली 10 के 10 कॉलम्स को ना लेकर के टॉप 5 कॉलम्स को लेंगे। फीचर सिलेक्शन कर रहा हूँ, बेस्ट 5 फीचर्स को ही लूंगा मैं जानबूझ के स्टेप ऐड कर रहा हूँ सो दैट कि फ्यूचर में अगर आपको कभी ये यूज करना पड़े तो ये वीडियो रेफरेंस का काम कर पाए। मैं ये नहीं करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट इससे रिजल्ट थोड़ा खराब ही आएगा, मैंने जैसा नोटिस किया। बट जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप पाइपलाइन के टाइम फीचर सिलेक्शन कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन करूंगा मैं, और उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करेंगे यूजिंग अ डिसीजन ट्री, और वही मुझे आउटपुट देगा। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन में बनाऊंगा। ठीक है, सो कमिंग बैक, सबसे पहले ये 4 कॉलम्स को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं बिकॉज ये मेरे एनालिसिस में काम नहीं आएंगे। ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया क्योंकि वो आपको करना पड़ता है। और ये रहा मेरा एक्स ट्रेन, जिसमें सिर्फ इनपुट कॉलम्स हैं। फिलहाल देर आर 7 कॉलम्स, सेम जैसा पिछली बार था। और ये रहा मेरा वाई ट्रेन, सेम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं अपना पहला स्टेप क्रिएट कर रहा हूं, दिस वन। मेरे पाइपलाइन का जो पहला पार्ट होगा, पहला कॉलम ट्रांसफार्मर, मैं वो क्रिएट कर रहा हूं। सो कॉलम ट्रांसफार्मर क्रिएट करना आपको आ गया था। कॉलम ट्रांसफार्मर में आप एक लिस्ट ऑफ टपल्स पास करते हो। सो यहाँ पे मैंने ये इंप्यूटेशन वाला ट्रांसफार्मर है, तो इसमें मैंने दो अलग टपल्स पास किए। एक टपल का नाम है impute एज, और ये सिंपल इंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, और इसका स्ट्रैटेजी है मीन से फिल करना। इसको मैं यूज करूंगा एज कॉलम के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे मैंने एज का नाम नहीं लिखा, कॉलम का नाम नहीं लिखा, इंस्टेड उसका इंडेक्स वैल्यू रखा है। ये देखो, एज का इंडेक्स वैल्यू अगर आप नोटिस करो तो 0 है, 1 है और 2 है। मैंने नेम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इस
वाले से आउटपुट निकलेगा तो ये एक्चुअली डेटा फ्रेम ना हो करके नमपाई एरे होता है, और नमपाई एरे में कॉलम्स का नाम नहीं होता। तो अगर आप अपने हर कॉलम ट्रांसफॉर्मर को इस तरीके से क्रिएट करोगे कि वो रिसीव करते टाइम कॉलम के नाम से रिसीव करेगा, तो आपका आगे का कोड फटने लग जाएगा। तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि जब आप पाइपलाइंस बिल्ड कर रहे हो तो रादर देन कॉलिंग योर कॉलम बाय नेम्स, कॉल बाय देयर इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि ये नमपाई एरे के ऊपर भी एज इट इज काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरे के ऊपर सिंपल इंप्यूटर लगा दिया और एम्बार्क्ड के ऊपर सिंपल इंप्यूटर लगाया, बट स्ट्रैटेजी रख दिया मोस्ट फ्रीक्वेंट, सेम कोड है। ठीक है, और यहाँ पे 6 डाल दिया। 6 क्यों डाला? क्योंकि एम्बार्क्ड जो है ये मेरा 7वां कॉलम है, 7 - 1 6। ठीक है, और ये गाइस बाकी के जो मेरे कॉलम्स हैं उनको मैंने पास थ्रू कर दिया। अगर मैंने पास थ्रू नहीं किया होता तो बाकी सारे कॉलम्स ड्रॉप हो जाते, वो आपको नहीं करना है। सो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। सो मैंने अपने पाइपलाइन का ये वाला पार्ट बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ वन हॉट एनकोडिंग का। सो इसका नाम है OHE 6 एम्बार्क्ड। दोनों कॉलम्स को साथ में करूंगा मैं, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। अब सब कुछ मेरे डेटा के अंदर हो रहा है, नया नंपाई एरे नहीं बन रहा, तो आई कैन डू दिस। और वन हॉट एनकोडर में मैंने स्पार्स फॉल्स रखा है, हैंडल अननोन इग्नोर रखा है, ड्रॉप फर्स्ट नहीं किया है क्योंकि मैं डिसीजन ट्री यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने कौन कौन से कॉलम दिए, 1 और 6, क्योंकि 1 क्या है, 1 है 6 और 6 है एम्बार्क्ड। ये दोनों कॉलम्स मैंने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, और इसको भी रन कर लेते हैं। और गाइज यहाँ भी ध्यान देना, रिमाइंडर इज पास थ्रू, बाकी कॉलम्स को एज इट इज आगे भेजना है। मेरा अब ये सेकंड वाला भी बन गया। ठीक है, थर्ड वाला है मुझे स्केल करना है। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर यूज ना करके मिन मैक्स स्केलर यूज किया है। उसका रीजन ये है कि मैं फीचर सिलेक्शन कर रहा हूँ, और फीचर सिलेक्शन करते टाइम मिन मैक्स स्केलर यूज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक जो फीचर सिलेक्शन मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिए मिन मैक्स स्केलर लगेगा। अगर मैं फीचर सिलेक्शन यूज नहीं कर रहा होता तो मैं स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर सकता था। ठीक है, और ये जो मिन मैक्स स्केलर है ये सारे कॉलम्स के ऊपर मैंने लगाया है। और आप चाहते तो कैटेगोरिकल कॉलम्स को स्किप कर सकते थे, मैंने नहीं किया। मैंने 0 से लेके 8 तक, ये स्लाइस फंक्शन क्या करता है, ये आपके सारे कॉलम्स, इस रेंज में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबके ऊपर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। सो मैंने 0 से लेके 8 तक दे दिया। तो मतलब 0 से लेके 8 तक क्यों दिया मैंने, क्योंकि हमारे पास जब हम वन हॉट एनकोडर करेंगे तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, हमारे पास 7 कॉलम्स हैं। इस पॉइंट पे देर आर 7 कॉलम्स, उसमें से 2 कॉलम है सेक्स, जिससे फिर से 2 कॉलम बनेंगे, और एक है एम्बार्क्ड जिससे 3 कॉलम्स बनेंगे। तो मतलब 5 में से 2 कॉलम हट जाएंगे और 5 लग जाएंगे। तो 7 में से 2 हट गए मतलब 5, और फिर ये नए 5 ऐड हो गए। तो ये नए 5 जैसे ही ऐड हुए तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 10 कॉलम्स। मतलब ये स्टेप करने के बाद मेरे पास 10 कॉलम्स आने चाहिए, क्योंकि मैं ड्रॉप फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रादर देन राइटिंग 0 से लेके 8, मुझे लिखना चाहिए 0 से लेके 10। ठीक है, मेरे को लगता है मैंने पहले जब ये कोड लिखा था तो मैंने ड्रॉप करके देखा था, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पे हम 0 से 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास अब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 10 है। तो मैं 0 से लेके 10 ले रहा हूँ, 0 इंक्लूडेड 10 एक्सक्लूडेड, तो 0 से लेके 9 तक हो गया। और ये मेरा गाइस थर्ड ये है ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब मेरे पास ये स्केलिंग वाला स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है फीचर स्केलिंग। अब फीचर स्केलिंग जो करना है, ये कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, सेलेक्ट के बेस्ट, और आपको एक स्कोरिंग फंक्शन देना है, जो हमारे केस में ये स्कोरिंग फंक्शन है। अभी इस पॉइंट पे ट्रस्ट मी, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि फीचर सिलेक्शन कैसे काम करता है। बस ये देखो कि फीचर सिलेक्शन के स्टेप को आप कैसे डाल सकते हो पाइपलाइन में। और k = 5 का मतलब है कि आप टॉप सबसे 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं वो ही आप यूज कर रहे हो आउट ऑफ 10। ठीक है, मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको बढ़ा सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको 8 कर दे रहा हूँ, मैं टॉप 8 कॉलम्स को यूज कर रहा हूँ लेट्स से। ठीक है, और इसको मैंने रन कर दिया। सो अब मेरा ये वाला पार्ट भी डिफाइंड है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में मुझे बस एक डिसीजन ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो है मेरा 5वां बंदा। सो अभी तक मैंने इंडिविजुअल जो चेन्स थे वो मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैं उनको जोड़ूंगा यूजिंग अ पाइपलाइन। तो उसी के लिए आपको ये इंपोर्ट लेना पड़ता है फ्रॉम sklearn.pipeline।
इंपोर्ट पाइपलाइन, ठीक है, ये क्लास मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ भी आपको एक लिस्ट ऑफ टपल पास करना है और हर टपल में दो चीजें होंगी। पहला, उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम, ठीक है, उस पर्टिकुलर चेन का नाम और उसका ऑब्जेक्ट। सो TRF1 क्या है? मेरा पहला ट्रांसफॉर्मर, मेरा दूसरा ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद मेरा तीसरा ट्रांसफॉर्मर, और उसके बाद मेरा फीचर सिलेक्शन वाला ऑब्जेक्ट और मेरा क्लासिफायर, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज कर सकता था, बट कंसिस्टेंसी के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। एंड गाइस, दिस इज माय पाइपलाइन ऑब्जेक्ट। दैट इज हाउ यू क्रिएट द पाइपलाइन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। हो गया क्रिएट, ठीक है। अब कुछ वीडियोस और ट्यूटोरियल्स अगर आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो लोग मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन फंक्शन यूज करता है इंस्टेड ऑफ पाइपलाइन क्लास को कॉल करने के, जैसे मैंने किया है। तो कौन सा यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए मेक पाइपलाइन, क्योंकि ये सिंपल होता है। नीचे देखो, मेक पाइपलाइन से भी आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा चीज पास करनी पड़ रही थी, नाम, आपको ये नाम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने सिंपली सबका नाम ऐसे लिख दिया ऑब्जेक्ट्स का और इस तरीके से पास कर दिया। तो ये थोड़ा इजियर सिंटेक्स है, बट मैं ये यूज नहीं करता। उसका रीजन ये है कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ क्या रीजन है उसका, बट आई प्रेफर दिस वन। ये वाला सिंटेक्स मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा पाइपलाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और बाय द वे, ये जो पाइपलाइन वर्सेस मेक पाइपलाइन है, सेम यही लॉजिक अप्लाई होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर वर्सेस मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर। तो जब आप मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो तो आपको ये तीन चीजों के बदले सिर्फ दो चीजें भेजनी होती है, आपका ऑब्जेक्ट और कॉलम का नाम। तो आपको ये वाला नाम नहीं भेजना पड़ता। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, कोई भी यूज करो। मैंने आपको बस बता दिया। अब गाइस, हमारे पास पाइपलाइन ऑब्जेक्ट आ चुका है, और अब आप पाइपलाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंपली क्या करोगे, फिट फंक्शन को कॉल करोगे और अपना एक्स ट्रेन और अपना वाई ट्रेन दे दोगे। तो एक्स ट्रेन सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इससे कुछ आउटपुट निकलेगा वो इसमें जाएगा, फिर इससे कुछ आउटपुट निकलेगा वो इसमें जाएगा, इससे कुछ आउटपुट निकलेगा इसमें जाएगा, और फाइनली डिसीजन ट्री को मिलेगा। और डिसीजन ट्री उसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, अपना लॉजिक, और आपको आउटपुट निकाल करके देगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, और ये आप कंफ्यूज मत होना, कि मान लो अगर आप सिर्फ ये तीन स्टेप्स डालते पाइपलाइन में, इम्प्यूटेशन वाला, वन हॉट एनकोडिंग वाला और स्केलिंग वाला, मान लो, और आपने अभी एल्गोरिदम नहीं लगाया होता, तो आपका जो पाइप बनता, तो वहां पे आप प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल, आप ये फिट फंक्शन कॉल नहीं करते, आप फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कॉल करते, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप अभी सिर्फ डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग मॉडल ट्रेनिंग, तो आप ये फंक्शन कॉल करते हैं। एक्चुअली फिट भी कॉल कर सकते हो, बट फिर आपको अलग से ट्रांसफॉर्म करना होता, तो एक सिंगल स्टेप बेटर होता अगर आप फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर देते। तो बस मैं यही बता रहा था कि अगर आप मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे हो आपके पाइपलाइन के थ्रू, तो आप फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल करोगे। अगर लास्ट में एक मॉडल भी ट्रेन कर रहे हो, तो आप फिट को कॉल करोगे, सो दैट आप आगे प्रिडिक्ट को कॉल कर पाओ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की पाइपलाइंस बनती हैं, एक विथ योर एल्गोरिदम, उसमें आप फिट और प्रिडिक्ट को यूज करते हो, और सेकंड होता है कि जब आप अपने एल्गोरिदम को नहीं यूज कर रहे हो, तो आप फिट और ट्रांसफॉर्म को यूज करते हो। तो ये बस थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। तो अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। एंड गेस व्हाट गाइस, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एल्गोरिदम इज, मतलब दिस पाइपलाइन थिंग इज, कि अगर आप ये कोड रखो अपने कोड के अंदर, ये कोड आपको लिखना पड़ेगा, मैंने लिख रखा था, मैंने पहले से चला रखा था। तो आपको अब जैसे ही ट्रेन करोगे, जैसे ये कोड को रन करोगे, आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है आपके पाइपलाइन का, और ये देख करके किसी को भी झट से समझ में आ सकता है कि पाइपलाइन कैसे काम कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो, सो मेरा पहला जो ट्रांसफॉर्मर है, वो क्या कर रहा है, वो दो सिंपल इंप्यूटर्स अप्लाई कर रहा है एज और एम्बार्क्ड कॉलम में, और यहां से जो आउटपुट आ रहा है वो एक दूसरे कॉलम ट्रांसफॉर्मर को जा रहा है, जो वन हॉट एनकोडिंग कर रहा है दो कॉलम्स के ऊपर, सेक्स और एम्बार्क्ड के ऊपर। और इससे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम मिन मैक्स स्केल कर रहे हैं, और मिन मैक्स स्केल करने से जो अपना आउटपुट आ रहा है उसमें से हम बेस्ट 8 फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर बेस्ट 8 फीचर्स को निकाल के हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ऑन दिस एल्गोरिदम। सो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपको तभी दिखाई देगा गाइज, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको तभी दिखाई देगा जब आप ये वाला कोड लिखते हो। सो ये कोड लिखना जरूरी है, ठीक है। अब एक दो चीजें हम करते हैं, जैसे कि हमारा जो पाइप है, पाइप ऑब्जेक्ट,
वो एक्चुअली अब ट्रेन हो चुका है, वो अब ट्रेन हो चुका है। तो अब इसके साथ इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप डॉट मार के टैब प्रेस करो तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, जैसे कि पहली चीज है नेम्ड अंडरस्कोर स्टेप्स। अगर आप इसको रन करो तो ये आपको सारे के सारे स्टेप्स बताएगा जो ये पर्टिकुलर पाइपलाइन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर यू कैन सी इट्स अ डिक्शनरी, जहाँ पे की में दिया हुआ है वो नाम जो आपने स्पेसिफाई किया। इसी रीजन से मैं पुराना वाला सिंटेक्स यूज करता हूँ, बिकॉज ये नाम मुझे रीडेबिलिटी देते हैं, डीबग करने में आसानी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे TRF2, TRF3, TRF4, TRF5। द गुड पार्ट इज कि आप किसी को भी देख सकते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है आप देख सकते हो। कैसे? लेट्स से मुझे पता करना है सिंपल इंप्यूटर कैसे काम किया, मीन वैल्यू क्या है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डिक्शनरी में से TRF1 को निकाल लूंगा। ये रहा TRF1। अब ये TRF1 में अगर मैं डॉट प्रेस करूं और अगर मैं लिखूं ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर, तो यू कैन सी मुझे एक लिस्ट मिल गया जिसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो पहला कॉलम ट्रांसफॉर्मर में 3 ट्रांसफॉर्मर्स थे। पहला इम्प्यूट एज, दूसरा इम्प्यूट एम्बार्क्ड और तीसरा रिमाइंडर। अब लेट्स से मुझे पता करना है कि ये पहले वाले में मीन वैल्यू क्या था। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंस ये लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में से पहले वाले को निकाल लूंगा। और ये देखो इस पहले वाले में टपल है, और इस टपल में से मैं फर्स्ट आइटम को निकाल लूंगा विच इज दिस गाय। ये रहा वो सिंपल इंप्यूटर ऑब्जेक्ट। और सिंपल इंप्यूटर के अंदर अब हम एट्रीब्यूट्स में जा सकते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है स्टैटिस्टिक्स। सो अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे लिखूं डॉट स्टैटिस्टिक्स, तो ये देखो गाइस, ये रहा मीन वैल्यू। सो जो मेरा पहला वाला ट्रांसफॉर्मर था उसने ये मीन वैल्यू कैलकुलेट किया। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि जो मेरा सेकेंड वाला इंप्यूट था उसने क्या किया है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर, अब लेट्स से मैं सेकंड वाले में देखना चाहता हूँ कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है। तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई वुड राइट 1। सेकंड वाला निकाल रहा हूँ मैं, सेकंड वाले से मैं निकाल रहा हूँ फिर से फर्स्ट वाला, और इसमें से फिर से मैं निकाल रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर। और ये देखो गाइस, साउथहैम्पटन सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू था और सिंपल कंप्यूटर ने यही किया। तो बस आपको यही करना होता है गाइस, आपको बस अगर आपको कभी भी बैक ट्रैक करना है चीजों को, तो आप इस सेकंड वाले में जा सकते हो चेक करने के लिए, आप इस थर्ड वाले में भी घुस सकते हो, आप फोर्थ वाले में जा सकते हो, फिफ्थ वाले में जा सकते हो और उनके पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। डीबगिंग में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने जो आपको दिखाई, एक इसको विजुअलाइज करना और दूसरा इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना, ये आप थोड़ा सा ट्राई करना इस कोड को चला करके। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, सो अब पाइप ट्रेन हो चुका है और सिंस यहाँ पे एक मशीन लर्निंग मॉडल लगा हुआ है तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, और प्रिडिक्ट करते टाइम हम एक्स टेस्ट पास करेंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम वाइप्रेड में डाल देंगे। और गाइस ये रहा वाइप्रेड, ये रहा वाइप्रेड सी। ठीक है, सो फॉर एवरी पैसेंजर इन एक्स टेस्ट आई हैव प्रिडिक्टेड कि वो बचेगा या मरेगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट किया जो कि आ रहा है 62 पॉइंट समथिंग। कम क्यों आ रहा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हमने फीचर सिलेक्शन करके कुछ कॉलम्स हटा दिए जो कि थोड़ा उल्टा काम कर रहा है, हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहा, गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा जाके देखना कि अगर फीचर सिलेक्शन वाला स्टेप हटा दो, अगर आप ये वाला स्टेप हटा दो पाइपलाइन में से, दिस वन, अगर आप ये स्टेप हटा दो तो क्या फायदा होता है ये आप चेक करना। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, अब हम क्या करेंगे, हम एक दो चीजें और देखेंगे। आई नो आपने अभी शायद क्रॉस वैलिडेशन नहीं पढ़ा है, बट सिंस ये एक ऐसा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें पाइपलाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप फ्यूचर में भी आके इसको सॉल्व कर पाओ, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ा रहा हूँ जो हम फ्यूचर में कवर करेंगे, जैसे कि क्रॉस वैलिडेशन। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपने पाइपलाइन को यूज करके क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकते हो। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, आप अलग अलग बार, मतलब जैसे यहाँ पे CV का वैल्यू 5 है, क्रॉस वैलिडेशन का वैल्यू 5 है, तो आप 5 डिफरेंट टाइम्स अपने डेटा में ट्रेन टेस्ट प्लेट मारते हो, हर बार एल्गोरिदम को रन करते हो और मीन स्कोर कैलकुलेट करते हो एक्यूरेसी का, और आप उसको अपना मीन मतलब एक्चुअल स्कोर मानते हो। तो वो सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको जैसे ही मैंने रन किया तो 63 का क्रॉस वैल स्कोर आया।
63 का कॉल क्रॉस वाल स्कोर आया, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और जो आप फ्यूचर में सीखोगे उसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। आप किसी भी एल्गोरिदम में उसके सेटिंग्स को चेंज करके उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि जब आप फ्यूचर में डिसीजन ट्रीज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे मैक्स डेप्थ बोल के एक हाइपर पैरामीटर होता है जिसका वैल्यू चेंज करने से उसका एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस इंप्रूव या खराब हो सकता है। इट्स अ ट्यूनिंग नॉब। तो आप उस चीज को करते हो यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड ग्रिड सर्च सीवी। इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, इफ यू वांट आप एक बार देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसके लिए बस मैंने पैरामीटर्स क्रिएट किए और ये अलग अलग वैल्यूज दे दी मैक्स डेप्थ की। 1 के लिए ट्राई होगा, 2 के लिए ट्राई होगा, 3, 4, 5 और नन के लिए ट्राई होगा। इन 6 डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्राई होगा और जो बेस्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू चूज करेगा ऑटोमेटिकली ग्रिड सर्च सीवी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जनरली जब आप ग्रिड सर्च सीवी करते हो तो आप सिर्फ उस पैरामीटर का नाम देते हो, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये पूरा नाम देना पड़ता है। TRF5, TRF5 क्या है? मेरे मॉडल का नाम ऊपर, सी ये जो मेरा मॉडल अभी ऊपर बना था उसका नाम मैंने खुद रखा था TRF5। तो आपको जब स्पेसिफाई करना होगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा TRF अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर आपका पैरामीटर का नाम, और उसको वैल्यू स्पेसिफाई करोगे। और उसके बाद ये जो कोड है ये ग्रिड सर्च सीवी का कोड है। ये फ्यूचर में अगर आप कभी ग्रिड सर्च सीवी पढ़ के आओ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये कोड थोड़ा सा टाइम लेता है, और फिर से सिंस ये फिट हुआ तो मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दिया इसने। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं क्लिक करूँ तो सारे डिटेल्स वैसे के वैसे हैं। और अगर मैं ग्रिड जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट बेस्ट स्कोर निकालूं तो 63% का एक्यूरेसी आ रहा है, और बेस्ट पैरामीटर निकालने पे ये आ रहा है कि मैक्स डेप्थ होना चाहिए 2, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब एक लास्ट चीज, व्हाट इफ मुझे इस पाइपलाइन को प्रोडक्शन पे यूज करना है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, सेम काम करूंगा। मैं इसको डंप कर दूंगा इन अ फाइल कॉल्ड pipe.pkl, और इसको मैं प्रोडक्शन कोड में यूज करूंगा। अब यहाँ पर गुड पार्ट इज कि आपको वन हॉट इनकोडर का ऑब्जेक्ट अलग से लेके जाने का जरूरत नहीं है, सिंपल इंप्यूटर का ऑब्जेक्ट अलग से लेके जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा नॉलेज ऑलरेडी पाइप के अंदर है। तो मैं जैसे ही इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअली मैंने बंद कर दिया वो विंडो, बट ये डाउनलोड हो गया होगा मेरे फोल्डर में। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोडक्शन का कोड कैसा होगा। प्रोडक्शन का कोड और ये दोनों कोड सेम है बाय द वे, ये दोनों सेम कोड है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने सेम पिकल और नमपाई को इंपोर्ट किया जैसे मैंने यहाँ पे किया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पिकल डॉट लोड करके इस फाइल को लोड किया और पाइप वेरिएबल में डाला, जैसा मैंने यहाँ पे इन तीनों के साथ किया था। उसके बाद मैंने एक टेस्ट डेटा क्रिएट किया विच इज बेसिकली द सेम गाय जैसा यहाँ पर है, राइट बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है, सेम कोड यहाँ पे है। और अब बस यहाँ पे मुझे इतना नाटक नहीं करना पड़ा। देखो यहाँ पे कितना नाटक किया था हमने, कितना सारा कोड लिखा था। और यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, पाइप डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट इनपुट 2, और ये आपने रन किया और ये बोल रहा है नहीं बचेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस। अब कल को अगर आप जा करके यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दो तो आपको बस फिर से क्या करना है, सॉरी आप यहाँ पे जाके कुछ चेंजेस कर दो तो आपको फिर से बस नए पाइप को डाउनलोड करना है और फोल्डर में डाल देना है। इस कोड में आपको कोई चेंज ही नहीं करना। सोच के देखो, अगर आप कोई स्टेप्स रिमूव कर दो तो भी तो यहाँ पे तो कुछ कोड में चेंज नहीं होगा ना, पाइपलाइन फिर भी रहेगी। पाइपलाइन को आप फिर से इंपोर्ट करोगे और पाइपलाइन के ऊपर फिर से प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करोगे। बट आई एम ट्राइंग टू से कि इस कोड में अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करते हो या कोई स्टेप रिमूव करते हो या कुछ स्टेप्स में चेंजेस करते हो, तो फिर से आप एक्सपोर्ट करोगे सेम पाइप को, और यहाँ पे फिर से आपको उसी पाइप को लोड करना है। तो यहाँ के कोड में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। बहुत लंबा घूम के आए हम लोग, आई नो, और आप भी थोड़ा थक गए होगे, बट ट्रस्ट मी दिस इज द जस्ट ऑफ यूजिंग पाइपलाइन। और इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता। आपको बस इतना समझना है कि इफ यू आर यूजिंग पाइपलाइन, आपको प्रोडक्शन पे जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल सर्वर पे चल रहा है उस कोड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आपको बस वो जो फाइल है उस फाइल को बस आपको, इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ वो फाइल, वो फाइल यहाँ पर है, कॉपी पेस्ट, ये रही वो फाइल pipe.pkl, दिस इज द फाइल। ऑब्वियसली ये दिखेगी नहीं, बट बस आपको ये फाइल चेंज करनी है सर्वर पे, और कोड में कोई चेंज नहीं करना। कोड में कोई चेंज ही नहीं करना और आपका कोड मक्खन की तरह काम करेगा जैसे वो पहले काम कर रहा था। सो इजी,
प्रोडक्शन पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हालत टाइट हो जाती है। तो ये कोड बहुत वेल मैनेज्ड कोड है, वेल रिटन कोड है, एंड दैट इज व्हाई यू शुड आल्सो यूज पाइपलाइंस। जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगे अपने इंटरव्यू तक। और ट्रस्ट मी, अगर आपको इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि पाइपलाइंस यूज करते हो और आप बोल रहे हो पाइपलाइन क्या होता है, आई एम वेरी श्योर आपको जॉब नहीं मिलेगा। पाइपलाइंस आर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज मैसिवली यूज्ड जब आप कंपनीज में काम करते हो। सो प्लीज ये वीडियो देख करके इन कोड्स को ट्राई करके जस्ट मेक श्योर आप पाइपलाइन सीख जाओ। आई रियली होप आपको मैं समझा पाया। इफ सो, great, mission successful, make a mission accomplished. So yeah, that's it for the video. Thanks for watching. Bye.